मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज इचवा, पालीगंज, पटना। आज मैं आप लोगों को रसायन शास्त्र के जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से प्रोटीन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। प्रोटीन के साथ यही बतलाऊंगा कि पोषण क्या है और पोषण में प्रोटीन का क्या महत्व है। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हाँ, तो देखिए हम लोग पहले देखें पोषण के बारे में। पोषण, न्यूट्रिएंट्स, कहता है वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन के रूप में ऊर्जादायक एवं शरीर निर्माण के लिए उपयोगी पदार्थ को ग्रहण करता है, पोषण कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें ऊर्जादायी एवं शरीर निर्माण संबंधी पदार्थ उपस्थित हो और इनके सेवन करने से हमें इसका लाभ हो और शरीर को ऊर्जा देने एवं शरीर के निर्माण में जहाँ तक क्षत अगर बना हुआ है कि कोई खराबी हो जाए तो ठीक करने में उपयोगी हो, तो ऐसे भोजन को हम पोषण करते हैं। और यदि पोषण में ये उपयोगी पदार्थ नहीं रहते हैं तो कुपोषण कहलाता है। यानी पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, भोजन में मौजूद कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो पाचन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एवं शरीर निर्माण संबंधी पदार्थ बनाता है, देता है, पोषक पदार्थ कहलाता है। कहता है क्या भोजन में मौजूद कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो है भोजन में पाए जाते हैं, जिनका पाचन क्रिया के द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तन होता है। और यदि उपयोगी पदार्थ रहते हैं उसमें तो उसे हम कहते हैं पोषक पदार्थ। यानी पोषक पदार्थ वे हैं जो शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर में की कमी को दूर करता है, शरीर निर्माण में सहायता करता है, वृद्धि में सहायता करता है। तो ये है पोषक पदार्थ। तो देखिए पोषक पदार्थ कौन कौन से। एक है बृहद पोषक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कहता है कि ऐसा पोषक पदार्थ जो बड़े पैमाने पर भोजन में पाया जाता है और जो ऊर्जा देता है वो बृहद पोषक पदार्थ कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ऊर्जादायक पदार्थ हैं और ये तीनों जो है बृहद पोषक में आती हैं। जैसे कि सूक्ष्म पोषक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वे पोषक पदार्थ बहुत कम मात्रा में भोजन रहते हैं लेकिन उपयोगी है, रहना जरूरी है। ऐसे पदार्थ को हम सूक्ष्म पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे विटामिन, जल, वसा, विटामिन, जल और खनिज। विटामिन, जल और खनिज जो है वो भोजन में ग्रहण बहुत कम मात्रा में किया जाता है लेकिन उपयोगी है। यदि ये नहीं रहेंगे तो रोग उत्पन्न होगा, विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होगा, खनिज की कमी से रोग उत्पन्न होगा। अगर पानी बहुत कम रहेगा, न के बराबर रहेगा तो एकदम उसमें रोग होता ही रहेगा। तो पर्याप्त मात्रा में जल पीना है और भोजन में विटामिन होना जरूरी है और खनिज का भी होना जरूरी है। कम ही मात्रा में रहता है लेकिन जरूरी। शरीर में पानी बहुत कम यूज होता है लेकिन जरूरी है, बिना पानी काम नहीं चलता है। भोजन में खनिज पदार्थ में आयरन है, जिंक है, ये सब जो पदार्थ हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। विटामिन ए बहुत कम मात्रा में चाहिए। बी, सी, डी, ये जो भी विटामिन उनका भी शरीर में महत्व है, वो अगर नहीं रहेंगे तो रोग उत्पन्न करेगा। तो ये सब कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक, जिनके बिना शरीर का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। और लेकिन
बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए, वे सूक्ष्म पोषक पदार्थ कहलाते हैं। बृहत तत्व मैक्रो एलिमेंट्स कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अधिक मात्रा में जरूरी है। हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स मतलब ये तत्व सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फेट, आयरन, फास्फोरस आदि की शरीर को अधिक जरूरत पड़ती है, तो इन्हें हम कहते हैं बृहत तत्व मैक्रो एलिमेंट्स। ये खनिज से प्राप्त होते हैं। ये जो आपको दिखाए गए बृहत तत्व, ये सब खनिज से प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जस्ता, लोहा, तांबा आदि की अल्प मात्रा शरीर को पड़ती है। इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। खनिज से प्राप्त ये तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन भोजन में पाए जाते हैं। नहीं रहने पर रोग उत्पन्न होता है। ये सब हो गए पोषक पदार्थ का पोषण। तो पोषण मतलब हमारे भोजन में सारे पर्याप्त चीज़ें होनी चाहिए जो शरीर निर्माण एवं ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है। भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए और शरीर में आने वाली कमियों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा भोजन जो है वो पोषक पदार्थ कहलाता है। और इसका ग्रहण करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी जैविक क्रिया होती है, उससे जो ऊर्जा या से पदार्थ बनते हैं, उनको पोषण करते हैं। तो ये हो गया पोषण के बारे में। और अब देखिए लोग पोषण में एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, बृहत पोषक में प्रोटीन आता है जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। शरीर निर्माण में मसल्स, हेयर, स्किन वगैरह जो भी शरीर अंग हैं वो सब प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं और ऊर्जा भी देते हैं। तो प्रोटीन का हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है, इनका क्या रासायनिक आधार है, ये सब हम लोग देखेंगे। क्या देखिए प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों द्वारा निर्मित उच्च आणविक द्रव्यमान वाला जटिल जैव बहुलक बायोपॉलिमर्स है जो वनस्पति या प्राणी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में 10 से 20% तक पाया जाता है। ये कहता है कि यह होता है क्या कि अल्फा एमिनो के बायो पॉलीमर के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। अल्फा एमिनो अम्ल के कई अम्ल मिलकर के लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसको हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो बनते हैं पदार्थ वो प्रोटीन होते हैं। ये 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल वाला कोई पेप्टाइड बनता है तो वो प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और ये पाया कहाँ जाता है? वनस्पति या प्राणी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन उपस्थित रहता है। प्रोटीन ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना है। ग्रीक शब्द कौन सा है? प्रोटियोस। प्रोटियोस मतलब क्या होता है? सर्वोच्च महत्व का, सबसे अधिक महत्व का जो पदार्थ है उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। खास शरीर के लिए यह पदार्थ बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना शरीर के निर्माण की या शरीर को ऊर्जा पाने की संभावना नहीं रहती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च महत्व का चीज़ है प्रोटीन। और शरीर, क्योंकि सजीवों के सभी आधारभूत क्रियाएं विशिष्ट प्रोटीन पर निर्भर करती हैं। अभी प्रोटीन ने क्या पाया? प्रोटीन में तत्व के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा
फास्फोरस, आयोडीन या कुछ प्रोटीन में तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हो गए किन किन तत्वों के मिलने से प्रोटीन बनता है इसके बारे में। और अगर में प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो क्या है, प्रोटीन का निर्माण प्रायः पौधों में होता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं के भोजन को हम लोग भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो पौधों से प्राप्त करता है। और पौधों से अन्य जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। और कभी कभी मनुष्य जानवर को खा जाता है। जानवर खाने से जो शरीर में, जानवर के शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो मनुष्य शरीर में आता है। इस प्रकार से प्रोटीन जो है मनुष्य बनाता नहीं है, जैसे बनता नहीं है, बल्कि पौधों से या अन्य जीवों से मनुष्य को प्रोटीन मिलता है। अब देखिए इसमें प्रोटीन को भोजन के रूप में मनुष्य प्राप्त करता है। मछली, मांस, पनीर, मटर, अंडा, मूंगफली, सेब, रोटी, लीवर, तेल, दूध, दाल आदि प्रोटीन के स्रोत हैं। ये सब जो है प्रोटीन इन सबों से प्राप्त होता है। इस तरह के भोजन किए जाएंगे तो प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं होगी। ये सारे पदार्थ हमारे भोजन पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो प्रोटीन की कमी होगी शरीर में। प्रोटीन के अभाव में रोग होंगे, उत्पन्न होंगे और फिर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अब है प्रोटीन निर्माण का रासायनिक आधार। प्रोटीन का रासायनिक सिद्धांत क्या है, कैसे, किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ से प्रोटीन बनता है, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ क्या है, जब एक अल्फा एमिनो अम्ल का COOH समूह दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह से मिलकर पेप्टाइड बंधन CONH बनाता है तो डाइपेप्टाइड डाइमर कहलाता है। और ये देखिए समीकरण 1 में इस तरह से दिखाया गया है कि ये डाइमर क्या है, यानी पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड डाइमर क्या है, कैसे बनता है, इसका रिएक्शन दिखता है। रिएक्शन क्या करता है, तो देखिए लोग पढ़े थे कि प्रोटीन का रासायनिक आधार क्या है। तो प्रोटीन का रासायनिक आधार ये है कि अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु जब पेप्टाइड बंधन से जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। और डाइपेप्टाइड में तीसरा जुड़ने पर ट्राइपेप्टाइड, चौथा जुड़ने पर टेट्रापेप्टाइड, पांचवा जुड़ने पर पेंटापेप्टाइड, इस प्रकार 10वां जोड़ने पर पॉलीपेप्टाइड अणु का निर्माण होता है। यदि 100 से अधिक अल्फा एमिनो आपस में जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाते हैं तो उसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। मतलब 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल से बने पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जाता है। वैसे 51 अल्फा एमिनो अम्ल वाला एक प्रोटीन इंसुलिन है जिसे अपवाद में माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का रासायनिक आधार ये है कि प्रोटीन का निर्माण जो है अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है। जैसे यहाँ देखिए ग्लाइसिन और एलानिन
ये 2 अल्फा एमिनो अम्ल है, ग्लाइसिन NH2CH2COOH ग्लाइसिन और NH2CH3COH एलानिन। ये दोनों जो है अल्फा एमिनो अम्ल हैं। इनमें ग्लाइसिन का COOH और एलानिन का NH2 समूह आपस में संयोग करते हैं, एक जल के अणु बनाते हैं और बाकी आपस में जुड़ जाते हैं। जो जल का अणु बनता है ये बाहर निकल गया और जिस बंधन से जुड़ते हैं दोनों उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंधन, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बन गया CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और इसी के साथ NH2CH2CONH CH3COH बड़ा अणु बना, इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसी डाइपेप्टाइड अगर तीसरा अणु जुड़ जाए तो ट्राइपेप्टाइड, चौथा टेट्रापेप्टाइड, से 10 पर पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। और प्रोटीन बनने के लिए कम से कम 100 अल्फा एमिनो अम्ल को आपस में पेप्टाइड बनने से जोड़ना होगा, तब प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान जो है वो 10,000 U से अधिक होता है। और ये जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है, इस रिएक्शन में 2 अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधन से जुड़कर डाइपेप्टाइड बना रहे हैं। बताएंगे इसमें डाइपेप्टाइड में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां से जुड़ जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल, तो वह ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड होते हुए पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। पॉलीपेप्टाइड में यहाँ बताया गया 1000 U से अगर अधिक अनुभाग हो जाएगा तो वह प्रोटीन होगा और उस प्रोटीन में 100 से अधिक अणु अल्फा एमिनो अम्ल के जुड़ने चाहिए। इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें कॉमन एमिनो पाया जाता है। ये प्रोटीन के का अपवाद में आता है, फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है ये हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं तो अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है, रोग उत्पन्न होता है, तो ब्लड में या यूरिन में शुगर को बढ़ने से रोकता है इंसुलिन, जो एक प्रोटीन है। यहाँ पर देखो, अब देखिए लोग क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेशेदार प्रोटीन, होता है फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन एवं डाई सल्फाइड बंधन से समानांतर क्रम में जुड़ी जाती है तो रेशेदार प्रोटीन बनता है। रेशेदार प्रोटीन निम्न प्रकार के प्रोटीन, निम्न प्रकार है कहता है क्या, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक बनी, उससे दूसरी श्रृंखला जुड़ गई समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम जुड़ते चलिए दूसरी, तीसरी, चौथी बार जुड़ जाएगी, तो जो लंबी श्रृंखला बनेगी वो हो जाएगा रेशेदार प्रोटीन। और ये रेशेदार प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये देखते शरीर में किन किन अंगों में, किन किन भागों में रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। रेशेदार प्रोटीन में आता है वो कीरेटिन। कीरेटिन जो है बाल, ऊन, रेशम, त्वचा, नाखून में पाया जाता है। कीरेटिन जो है बाल, ऊन, रेशम, त्वचा, नाखून में पाया जाता है। एवं मायोसिन दूसरा नंबर, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन पाया, भी रेशेदार ही है। कोलाजेन, कोलाजेन है कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव क्या होता है, जहाँ जहाँ टिश्यूज जुड़ते हैं आपस में उनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। उन कनेक्टिव टिश्यूज में ही आपको पाया जाता है कौन सा, कोलाजेन। अगला है इलास्टिन। इलास्टिन क्या है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, इलास्टिक बुड़ने लगे, जैसे कान का ये है, ये इलास्टिक टिश्यू है, जैसे इलास्टिक टिश्यू है, नाक का ये जो है इलास्टिक टिश्यू है, नहीं। और बहुत से अंग ऐसे हैं जहाँ पर मैंने वो टाइट नहीं होते बल्कि मुलायम होते हैं, मुड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, वैसे लोगों को हम कहते हैं
इलास्टिक टिश्यू नहीं, मोड़ने लायक हो, पिचकने लायक हो, तो जो टिश्यूज हैं उनको हम इलास्टिक कहते हैं। और इसमें इलास्टिन नाम का रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, दूसरा में गोलिकाकार प्रोटीन है। यहाँ नंबर 1 हो गया रेशेदार और नंबर 2 हो गया गोलिकाकार। ये क्या है? गोलिकाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। वो कहता है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होकर गोल आकृति बनाता है तो गोलिकाकार प्रोटीन कहलाता है। एक तो है कि सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में हो, लंबे लंबे हो, तो उसको कहेंगे जैसे कहेंगे। अब क्या प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो हो ऐसे घूम जाए, जैसे आप घुमा हुआ, देखिए ये सब घुमा हुआ है, घुमा अगर है तो इसमें कहेंगे क्या? इसमें कहेंगे कि ये आपका गोलिकाकार प्रोटीन है। यानी ये प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो ऐसे घूम गया, फिर यहाँ से ऐसे घूम, इसमें ऐसे घूम गया, तो घूम के गोलिका गोल पर आकृति बना दिया, तो हम कहेंगे गोलिकाकार प्रोटीन। और अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? ये सारे जल में अघुलनशील होते हैं। गोलिकाकार प्रोटीन जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि घुलनशील हो सकते हैं। गलती हो गया, ध्यान देंगे इस पर, सॉरी। ये जो है गोलिकाकार जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। और रेशेदार प्रोटीन जो है वो जल में अघुलनशील होता है। रेशेदार प्रोटीन जो है वो जल में अघुलनशील होता है और गोलिकाकार प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील होता है। अब गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा देखते हैं? इंसुलिन, एल्बुमिन, मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये सब जो है क्या पता होता है, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है। और इनका क्या फंक्शन है, कहाँ काम करते हैं देखिए। तो इंसुलिन जो है शुगर कंट्रोल करता है, मतलब शरीर में ब्लड एवं यूरिन में जहाँ जहाँ भी शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है। ये कोशिका में जा करके शोषण करता है, उनको ब्रेक करता है, एनर्जी देता है और बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। इंसुलिन जो है वो शुगर को ब्रेक करके और बॉडी में शुगर के पोजीशन कंट्रोल करता है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि 90 से लेकर 110 तक फास्टिंग में शुगर ब्लड में होना चाहिए और 100 से 120 तक जो है वो ब्लड में खाने के बाद शुगर होना चाहिए 2 घंटे बाद। ये जो है ये जो अमाउंट है वो अगर सही है तो आदमी स्वस्थ है, उसमें रोग नहीं है। लेकिन यदि शुगर की मात्रा इससे बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं कि डायबिटिक हो गया, नहीं इसमें डायबिटीज का रोग हो गया, शुगर बढ़ गया। तो शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, ये शुगर काम है। यदि शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन के ऊपर इंसुलिन मिल जाता है बाहर से, या फिर मेडिसिन यूज करते हैं जो शुगर कंट्रोल करता है। एल्बुमिन प्रोटीन स्कंदन में काम आता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजने का काम मायोग्लोबिन द्वारा होता है। लाइसोजाइम जल घटक एंजाइम में, एंजाइम जो ऐसा एंजाइम है जो जल घटक क्रिया में भाग लेता है, लाइसोजाइम हो गया। अब देखिए हम लोग प्रोटीन की संरचना एवं आकृति का अध्ययन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ स्तरीय संरचना के आधार पर किया जाता है। मतलब यह कि प्रोटीन प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थ संरचना वाला प्रोटीन पाया जाता है 4 प्रकार से। और ये प्राथमिक प्रोटीन जो है वो सिंपल होता है, द्वितीयक उससे जटिल होता है, तीसरा और जटिल होता है, चतुर्थ प्रोटीन जो सबसे जटिल प्रोटीन है और ये पचने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न करता है शरीर में। ये हो गया फिगर देख इसका। तो प्राथमिक संरचना सरल श्रृंखला में होता है और द्वितीयक संरचना जब वो कुंडलित हो जाता है, तृतीयक संरचना में कुंडल और ज़्यादा बढ़ जाता है, चतुर्थ संरचना में 2 कुंडलित इस प्रकार संरचना बन जाते हैं। इसमें ये एक और मिक्स हो गया, ये हो गया चतुर्थ संरचना। सबसे जटिल प्रोटीन ये हो गया चतुर्थ संरचना वाला
और सिंपल प्रोटीन प्राथमिक नाम होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन की संरचनाएं जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ संरचना के आधार पर डिवाइड किया जाता है। हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है हम लोग जो ग्रहण करते हैं तो इस प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है और कैसे कैसे प्रोटीन ब्रेक होता है और ये जिन्हें हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ मुहैया कराता है। तो देखिए सर, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये देखिए कहता है जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को प्राकृत प्रोटीन कहा जाता है। प्रकृति से प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है, प्रकृति से पाया जो प्रोटीन जो है वो जैविक में पाया जाने प्रोटीन जो है उसमें विशेष प्रकार की त्रिविम संरचना पाई जाती है, जैविक सक्रियता पाई जाती है। और यदि इस प्राकृतिक प्रोटीन को ब्रेक कर दिया जाए और सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाए तो कहलाया क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो कहा क्या, प्राकृतिक प्रोटीन, जब प्राकृतिक प्रोटीन को भौतिक परिवर्तन द्वारा सिंपल प्रोटीन रहता है तो ये कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ताप परिवर्तन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा या पीएच मान बदल करके हम प्राकृतिक प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, सिंपल कन्वर्जन में क्या होता है, जितने भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड से विकुंडन हुआ है सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये सिंपल प्रोटीन इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी ये कुंडलित जो श्रृंखलाएँ हैं वो सब टूट जाती हैं और सरल श्रृंखला मतलब प्राथमिक संरचना में ये सारे प्रोटीन बन जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैविक पदार्थ में जैविक पदार्थ के रूप में चारों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार के जटिल प्रोटीन होते हैं उसी प्रकार के पाचन की आयु होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमको दूध नहीं पचता है, भैंस का दूध है पीने पर उनको जो पेठा हो जाता है, लेकिन गाय का दूध पच जाता है, दही पच जाता है आसानी से। कुछ लोगों को अरहर का दाल नहीं पचता है, उसमें जटिल प्रोटीन होता है। मसूर पच जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंपल उसमें होता है। तो प्रोटीन की जटिलता के आधार पर उनका पाचन क्या निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो अब ये क्या है, जब पाचन की आरंभ होती है ये जो सारे प्रकार के प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं और तब जो है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन के फलस्वरूप प्राकृतिक प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया में प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहता है, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ संरचना ब्रेक हो जाता है क्योंकि उनके बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड वो सब ब्रेक हो जाते हैं और वो सिंपल श्रृंखला चला आता है। जैसे अंडा को उबालने पर सफ़ेद और पीला भाग ठोस में बदल जाता है। क्या अंडा जो है उसके पदार्थ का कोरिलेशन हो गया, सफ़ेद भाग में प्रोटीन आ जाता है और लाल भाग में विटामिन और प्रोटीन दोनों में ला जाता है। इस प्रकार से पीला भाग में तो अंडा के पीला भाग और लाल भाग ठोस में आ जाते हैं, जबकि अगर अंडा लेते हैं तो चिपचिपा टाइप का ब्लॉक टाइप होता है अंडा, जबकि उबालने के बाद वो सफ़ेद ठोस हो जाता है और पीला रंग का हो जाता है। ये हो गया क्या, ये हो गया प्रोटीन का विकृतीकरण। अंडा में जो प्रोटीन, जो जैविक प्रोटीन था वो विकृत होकर के और सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब दूध है, दूध से दही बना दिए तो दही जो बन गया वो आपका विकृतीकरण दूध का हो गया। दूध में प्रोटीन मौजूद था वो ब्रेक हो गया और वो दही में कन्वर्ट हो गया, जो सिंपल प्रोटीन आ गया।
तो सिंपल प्रोटीन को पचाना आसान हो जाता है और जटिल प्रोटीन को, गरिष्ठ प्रोटीन को पचाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो उससे बनने वाला अजैविक प्रोटीन जो है उसकी पाचन क्रियाशील बढ़ जाती है, आसानी से पच जाता है और आदमी को उससे विशेष लाभ होता है। तो आज इतना ही प्रोटीन का बताया गया। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे सच्चिदानंद प्रसाद चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही हमारे सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन ही मेरा पारिश्रमिक मानिए, तो मेरा पारिश्रमिक समझ कर ही सब्सक्राइब करें, लेकिन अवश्य करें। धन्यवाद।